नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सुबह के 7 बज चुके हैं और सबसे पहली खबर एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई और वो भी लखनऊ से, जहां पर एमएलसी चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। लखनऊ शिक्षक खंड एमएलसी का परिणाम देर रात घोषित हुआ। लखनऊ शिक्षक खंड से बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने चुनाव जीता है, तो बीजेपी को कामयाबी लखनऊ शिक्षक खंड में, जहां पर उसने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को और बाकी दूसरे उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। लखनऊ शिक्षक खंड का रिजल्ट देर रात घोषित हुआ है। पूरे दिन काउंटिंग चलती रही और फिर देर रात नतीजे, बीजेपी के उमेश द्विवेदी की जीत हुई है। छठे राउंड में यहां पर स्नातक सीट की काउंटिंग दूसरी जगह पर जारी है। लखनऊ शिक्षक खंड का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जबकि स्नातक खंड का अभी भी इस वक्त काउंटिंग चल रही है। स्नातक खंड की उधर आगरा में स्नातक सीट का पहला रुझान समाजवादी पार्टी के असीम यादव सबसे आगे यहां पर हैं। पहले राउंड में समाजवादी पार्टी के असीम को 4063 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के मानवेंद्र सिंह को 3671 मत मिले हैं। वो नंबर 2 पर मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर निर्दलीय हरिकिशोर तिवारी को 3078 मत मिले हैं। तो आगरा की ये तस्वीर, जहां पर स्नातक खंड की काउंटिंग अब भी चल रही है। जो पहला रुझान आया उसमें समाजवादी पार्टी आगे, जबकि बीजेपी के मानवेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर हैं। उधर आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ता कई घंटे तक अंदर घुसने की कोशिश में पुलिस से जूझते रहे। दरअसल आगरा की मंडी समिति में एमएलसी चुनाव की वोटिंग चल रही है और मतगणना केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुसना चाह रहे थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं से पास मांगा तो बीजेपी कार्यकर्ता मतगणना केंद्र में घुसने का पास नहीं दिखा पाए। लिहाजा पुलिस ने सभी बीजेपी नेताओं को बूथ के अंदर घुसने नहीं दिया और इसी बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ गहमा-गहमी हो गई। काफी देर तक बहस होती रही। यहां पर पुलिस ने काफी मशक्कत की और जबरदस्ती काउंटिंग सेंटर में घुस रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका। मोहम्मद आरिफ इस वक्त हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आरिफ, 2 सवाल अहम। एक, बीजेपी कार्यकर्ता घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे, जो आरोप लग रहे हैं पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक की तस्वीर हम देख रहे हैं, और दूसरा, जो स्नातक खंड है इस वक्त का रुझान क्या कह रहा है? देखिए, जिस तरह से कल से काउंटिंग शुरू हुई है एमएलसी चुनाव की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2-3 बार हंगामा किया। कल दिन में पानी ले जाने को लेकर हंगामा किया, कल शाम को पानी ले जाने को हंगामा किया, आज रात में करीब 3 बजे के आसपास जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके प्रत्याशी हैं वो चुनाव हार रहे हैं। देखिए, जो शिक्षक वाला चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार चुका है। जो स्नातक वाला है उसकी काउंटिंग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो पीछे चल रहा है। इसकी वजह से लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि उनको कल ही अंदाजा लग गया था कि उनकी कैंडिडेट हार रहा है। तो जो बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की, वो सामने आ रही है। लेकिन अभी भी काउंटिंग चल रही है। कब तक स्नातक खंड का भी रिजल्ट आने की उम्मीद है? देखिए, जो स्नातक खंड वाली जो काउंटिंग हो रही है, आज शाम तक या देर रात तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से हंगामा किया मेनका, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी इस तरह से हंगामा करते हुए नहीं देखे गए। लेकिन आगरा में जिस तरह से हंगामा किया गया, ये शायद भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन कही जाती है पार्टी, वो शायद वो देखने को नहीं मिला। बिल्कुल। और आरिफ, अब इस पर पार्टी के बड़े नेताओं को भी नजर रखनी होगी और उनको सही कार्रवाई लेने की भी जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है। धन्यवाद आरिफ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आगरा में शिक्षक खंड चुनाव बीजेपी हार चुकी है। स्नातक खंड के चुनाव में जो रुझान है वो भी समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता दिख रहा है। रिजल्ट आज देर शाम या फिर रात तक आ सकता है और चूंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुए और इस वजह से इसमें काउंटिंग में इतना वक्त लग रहा है। अगली खबर लखनऊ से बड़ी खबर है। ये पीएफआई फंडिंग पर ईडी की छापेमारी। लखनऊ के इंदिरानगर निवासी नसीम अहमद के घर पर छापेमारी हुई। पीएफआई का यूपी प्रेसिडेंट है नसीम अहमद। छापेमारी के दौरान घर पर नहीं मिला वो। ईडी ने नसीम के घर पर संदिग्ध दस्तावेज खंगाले और बरामद भी किए हैं।
नसीम पर शाहीन बाग प्रदर्शन में गड़बड़ी के साजिश के आरोप लगे हैं, जबकि बाराबंकी में पीएफआई सदस्य मुदस्सिर के घर पर भी छापेमारी हुई। मुदस्सिर पर पैसे लेकर सीएए प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगा। मुदस्सिर पर पीएफआई के से 80,000 रुपए लेने का आरोप है। जांच एजेंसियां काफी सतर्क और एक्टिव नजर आ रही हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। ऋषभ, जिस तरह से पीएफआई का कनेक्शन पहले सीए प्रदर्शन से जुड़ा और अब ये जो कनेक्शन है घरों तक पहुंचने लगा है, प्रेसिडेंट तक पहुंच गई यहाँ पर जांच एजेंसियां। जी मेनका, देखिए जो नसीम अहमद है यूपी पीएफआई का प्रेसिडेंट है। इसको दिल्ली में जो शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था सीए एनआरसी के खिलाफ हिंसक हो गया था जो प्रदर्शन, उस मामले में भी नसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की जांच के दौरान ये बात सामने आ गई थी कि शाहीन बाग प्रदर्शन के लिए वो 1.5 साल तक उसकी तैयारी में लगा था। वो खुद शाहीन बाग में रुका हुआ था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों से उसने पीएफआई के सदस्यों को शाहीन बाग भेजा था। रही बात मुदस्सिर की, ये बाराबंकी का रहने वाला है, पीएफआई का ये भी मेंबर है और जो पीएफआई फंडिंग की जांच चल रही थी उसमें यह भी पाया गया था कि सीए एनआरसी के दौरान जो प्रदर्शन हुए थे उसमें 80,000 रुपए मुदस्सिर को पीएफआई से मिले हुए थे, जिन पैसों का उपयोग प्रदर्शन के दौरान किया गया था। तो कड़ियों से कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में इन 2 जगह पे पीएफआई की छापेमारी हुई है। नसीम अहमद के घर से कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स भी ईडी को बरामद हुए हैं। हालांकि नसीम अहमद आवास पर अपने नहीं मिला था, लेकिन अब जांच उस स्टेज तक पहुंच रही है जहां पर ईडी पीएफआई क्या ये पता चल पाया कि संदिग्ध जो दस्तावेजों की बात हो रही है किस तरह के दस्तावेज मिले हैं? देखिए उसमें कुछ फाइनेंशियल डीलिंग से भी रिलेटेड है, जैसे मुदस्सिर के बारे में बताया जा रहा है। फिलहाल ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। पीएफआई प्रेसिडेंट, लखनऊ के प्रेसिडेंट नसीम अहमद के घर पर छापेमारी, हालांकि उसे पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन काफी कुछ यहां पर बरामद जरूर किया गया है। अगली खबर भी लखनऊ से है। एक और बड़ी खबर है, प्रतापगढ़ के एसडीएम राहुल यादव के खिलाफ जांच के आदेश जारी हुए हैं। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने प्रमुख सचिव राजस्व को आदेश दिया, 3 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया गया है। जमीन बंटवारे का मुकदमा अपनी कोर्ट में न लेने पर एसडीएम पर आरोप लगे हैं और इसी मामले में आदेश दिए गए हैं जांच के। उधर महोबा के निलंबित 25,000 के इनामी एसपी मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई, जिसके बाद एसपी मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी का रास्ता भी साफ हो गया है। एसपी मणिलाल पाटीदार पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में गिट्टी ले जाने वाले ट्रकों से उगाही के आरोप हैं। मणिलाल पाटीदार ने जो कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में फाइल की थी, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि मणिलाल पाटीदार जो कि फरार चल रहे हैं और उनके खिलाफ राज्य सरकार ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। ऐसे में कोर्ट ने इनको जमानत का आधार न पाते हुए इनकी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आज निरस्त कर दी है। इधर हरदोई से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर अतरौली थाना इलाके में देर रात एक पोते ने अपने दादा की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दादा के सिर पर डंडे और फावड़े से हमला किया पोते ने, जिससे दादा की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना पाकर एसपी एएसपी भी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल आरोपी पोते को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना अतरौली में गांव लालपुर पड़ता है, जहां ये सूचना मिली है कि एक व्यक्ति ने अपने सगे दादा को फावड़े से उसके सर पे वार किया है, जिसमें कि अत्यधिक रक्तस्राव होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई है। जो अभी यहाँ आने पे पता चला है कि उनके जो दादा हैं उन्होंने कोई बात उनकी माँ को कही जो लड़के को नागवार गुजरी। लड़के ने उसी के विरोध में अपने दादा को फावड़े से सर पे वार किया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करके अगली कार्रवाई की जा रही है। बवाल की स्थिति बन गई है। बीएचयू प्रशासन ने छात्रों को हॉस्टल में ही बंद कर दिया। बीएचयू प्रशासन ने हॉस्टल के मेन गेट पर ताला जोड़ दिया है। बताया ये जा रहा है कि हॉस्टल के अंदर 12 से ज्यादा छात्र हैं। छात्र लगातार हॉस्टल खोले जाने की मांग कर रहे हैं और ये देखिए छात्र किस तरह से हॉस्टल में ही कैद हो गए हैं। बीएचयू प्रशासन ने मेन गेट पर ताला लगा दिया है और प्रशासन की ओर से ताला खोलने की बात से इनकार किया जा रहा है।
फिलहाल ये 12 से ज्यादा छात्र जो कि हॉस्टल के अंदर ही इस वक्त कैद हैं। तो बीएचयू प्रशासन ने आखिर ताला क्यों लगाया, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और बड़ी खबर बांदा से, जहां पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। रोडवेज बस ने टैक्सी को टक्कर मारी, 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। चिल्ला इलाके में यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की शैली से प्रभावित होकर एक बुजुर्ग महिला अपनी सारी जमीन उनके नाम लिखना चाहती हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे आओ तो खेत दो, वोट दो, अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। हाँ। किसके नाम? किने? मोदी जी को। किने? मोदी जी को दे। विकास खंड किशुनी के रहने वाली 85 वर्षीय बिट्टन देवी अपनी जमीन प्रधानमंत्री मोदी के नाम करने के लिए तहसील पहुंची तो हर कोई हैरान रहे। वकील से लेकर तहसीलदार तक को समझ ना आया कि वो आखिर करें तो क्या करें। क्या करने आई आप? लिखा पढ़ी करने को। किसके नाम? 12 12 बीघा खेत। हाँ लिखिए हम। अच्छा। वो तनख्वाह दई, हमारे आओ तो खेत दो, वोट दो, अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। हाँ। किसके नाम? किने? मोदी जी को। किने? मोदी जी को दे। अच्छा, मोदी जी को। अच्छा अच्छा। तस्वीरों में दिख रही माता जी के पति अब इस दुनिया में नहीं है। बहू बेटे उनका ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से उनसे नाराज होकर वो तहसील पहुंच गई और अपनी 12 बीघा जमीन प्रधानमंत्री मोदी के नाम करने की रट लगाने लगी। 85 वर्षीय बिट्टन देवी का कहना है कि उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। खर्चा पीएम मोदी की योजनाओं से चलता है, इसीलिए वो मरने से पहले अपनी जायदाद पीएम मोदी के नाम करना चाहती हैं। हालांकि वकील ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम जमीन करने के बारे में उप जिलाधिकारी से बातचीत करने का भरोसा दिया और वृद्ध महिला को घर जाने के लिए कहा। इन्हें जो है जमीन अपनी जो प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के नाम करनी है, क्योंकि इनके खाते में जो पेंशन आती है मोदी जी डालते हैं। इन्हें जो किसान सम्मान निधि मिली है वो मोदी जी ने दी है। कोरोना काल में इनको जो लाभ मिला है धनराशि का वो मोदी जी ने दिया है। राशन इन्हें फ्री मिला है और ऐसे इन्हें शौचालय वगैरह इत्यादि इत्यादि लाभ जो है मोदी जी ने, सूखा राहत वगैरह अन्य लाभ जो इन्हें दिए हैं। कोरोना काल में मुफ्त लाभ जो है राशन का लाभ और जो पैसे खाते में 5-5 रुपए डाले वो भी इनके खाते में आए हैं। उनसे ये बहुत प्रभावित है, क्योंकि जो काम बच्चे नहीं कर रहे हैं वो काम मोदी जी ने इनके लिए किया। तो उन्होंने कहा मोदी जी मेरे बेटे हुए और मैं अपने बेटे को सारी जमीन नाम करके दूंगी। ये मामला इनका पूरा संज्ञान में आया है और इन्होंने इसके लिए मुझे अपनी फर्द दी है। 12.5 बीघा का इनका नंबर है। ये जो फर्द है 12.5 बीघा ये आप बिट्टन कोनी नाम से जी। और बैंक खाते की इन्होंने मुझे रिसीविंग दिखाई है जिसमें इनके पास पैसे 2,500 अभी पिछले महीने भी आए हैं। वृद्ध महिला का बस इतना कहना है कि पीएम मोदी ही उनका ध्यान रखते हैं, इसीलिए वो अपना सब कुछ पीएम मोदी को दान करना चाहती है। वृद्ध महिला ने वकील को ये भी बताया कि उसके बहू बेटे उसे रोटी नहीं देते। कई बार तो उन्होंने उनका गला दबाने की कोशिश भी की। हालांकि बिट्टन देवी की बहू ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। खैर, मामले में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वृद्ध महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल जरूर हो रहा है। मैनपुरी से न्यूज़ 18 के लिए आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए बात किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई गुरुवार की बैठक की कर लेते हैं। चौथे दौर की ये मीटिंग थी, ये भी बेनतीजा रही। करीब 7 घंटे तक सरकार ने किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन किसान माने नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गुरुवार को भी चौथे दौर की बैठक बेनतीजा रही। विज्ञान भवन में करीब 7.5 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन बैठक में बीच का कोई रास्ता नहीं निकला। सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 5 दिसंबर को होगी। बैठक के दौरान सरकार ने साफ किया कि एमएसपी में कोई भी बदलाव नहीं होगा। साथ ही एसडीएम कोर्ट की व्यवस्था इसलिए है कि किसानों को सहायता मिले। बैठक में किसानों ने मांग रखी कि एमएसपी पर पूरे देश में एक ठोस कानून हो। अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई का कड़ा प्रावधान हो। वहीं कृषि मंत्री ने आज की बैठक को सकारात्मक बताया। चर्चा बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं वह साफ नीयत के साथ बनाए हैं।
किसानों के हित में बनाए हैं और मोदी सरकार 6 बरस से लगातार किसानों के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है। उधर मीटिंग में किसान अपनी बात पर अड़े रहे तो इधर दिल्ली की सीमाओं पर भी किसान डटे रहे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का हल्ला बोल जारी रहा। शाम को भी किसान सड़कों पर ही नजर आए। एक तरफ दिल्ली में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी था। किसान यूपी गेट पर दिन भर डटे रहे तो किसानों ने बॉर्डर के रास्ते पर भी जाम लगा दिया, जिससे वाहन चालकों को दिन भर जाम का सामना करना पड़ा। शाम को भी किसान सड़कों पर डटे नजर आए। किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वजह यही है, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, वो वार्ता भी विफल हो चुकी है। फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, जस्ट ऊपर NH9 पर। आप देख सकते हैं सुबह से ही किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार लड़ाई आर पार की है। दिल्ली और अब कल एक बार फिर मीटिंग बुलाई गई है। उम्मीद इस बात को लेकर कि बात बन जाएगी। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें होंगी उसके बाद उत्तराखंड से।